नमस्कार, वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ साथ एक बहुत ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आज से नहीं बल्कि 500 साल से कंट्रोवर्शियल है और न्यूज चैनलों पे और बाकी जगह सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो वो लोग बहुत परेशान हैं जिन्हें इस डेटा पे पढ़ाई करनी है, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस पे आ गया है, ये जो टॉपिक है ये पढ़ाई की नजर से, करंट अफेयर्स की नजर से, हिस्ट्री की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि संयम रख करके पढ़ा जाए, संयम रख करके सुना जाए और इम्पार्शियल होकर के देखते हैं कि पूरी केस स्टडी और पूरी कोर्ट स्टडी क्या है इस केस की। तो देखिए इसको कहानी की तरह समझ के चलेंगे ताकि इम्पार्शियली और सही से समझ सके क्या है। कहानी शुरू वहां से होती है जब 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है, बाबरी मॉस्क बनाई जाती है। किसके द्वारा? मीर बाकी के द्वारा। मीर बाकी एक मस्जिद कंस्ट्रक्ट करता है 1528 में, जिसका नाम होता है बाबरी मस्जिद। मीर बाकी बाबर का एक कमांडर था, एंड वी नो कि बाबर एक रूलर था, एक टाइम पे उसने इंडिया पे रूल किया था। तो उसके कमांडर ने एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम बाबरी मॉस्क पड़ा। तो अब इस पूरे मुद्दे को मैप से समझ लेते हैं कि मुद्दा है क्या, क्योंकि कहानी में यहां दिक्कत ये बातें दोनों पक्ष मानते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो, दोनों ही पक्ष ये मानते हैं कि 1528 में मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट है वो इस बात पे है कि जो हिंदू पक्ष है वो कहता है कि जो मस्जिद बनाई गई थी वो एक मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी, उसकी जगह पे बनाई गई थी। वेयर एज जो मुस्लिम पक्ष है हमारा, वो ये कहता है कि जो मस्जिद बनाई गई थी वो खाली जमीन पे बनाई गई थी, वेकेंट लैंड पे बनाई गई थी, वहां कुछ था नहीं, कुछ तोड़ के नहीं बनाई गई थी। तो अब समझ लेते हैं पूरा मुद्दा क्या है। वैसे तो ये पूरा लैंड 67 एकर्स का है, 67 एकर्स का ये पूरा लैंड है जिसके बारे में डिस्कशन है। लेकिन ये 67 एकर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये 2.77 एकड़ जमीन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो मस्जिद है उसका सेंट्रल स्ट्रक्चर, यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद का डोम वाला स्ट्रक्चर है और इसके सामने राम चबूतरा, यहाँ पे सिंह द्वार, इधर सीता रसोई, इस तरह के स्ट्रक्चर्स है। तो इन सभी स्ट्रक्चरों पे हिंदू लोग जो है, हिंदू पक्ष जो है वो पूजा करता आया है, कई सालों से पूजा करता आया है इन एरियाज पे। लेकिन हिंदू पक्ष का ये मानना है कि जो ये सेंट्रल स्ट्रक्चर है, यानी जो मस्जिद बना हुआ है, वो उसी जगह पे है जिसको हिंदू धर्म के हिसाब से वो जगह मानी जाती है जो राम जन्मभूमि है, जहां पे राम जी का जन्म हुआ है। और इनर कोर्टयार्ड यानी जो मंदिर के अंदर की जगह है वही असली जगह है जो उनको राम जन्मभूमि माना जाता है। और मुस्लिम पक्ष का मानना है क्योंकि ये मस्जिद का एरिया है इसलिए वो किसी और दूसरे को नहीं देना चाहते, क्योंकि ये उनके मस्जिद का एरिया, यहाँ पे मस्जिद कंस्ट्रक्टेड है। तो यही 2.77 एकड़ पे पूरी बहस थी। बाकी एरिया तो जो था वो बटा हुआ था आपस में, लेकिन यही 2.77 एकड़ है जो डिस्कशन का एकदम मेन पार्ट है या मेन मुद्दा है जिसपे हमें एम्फेसिस करना। तो अब समझने के लिए मैंने यहाँ छोटा सा मैप बना के रख दिया है ताकि जब भी आपको मैप के से जुड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो इस पर रेफर कर सकें। तो 1528 में मस्जिद बन गई, मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद बना दी गई, जिसके बारे में पूरा मुद्दा बन रहा है। अब हुआ क्या, इसके बीच में कई सालों तक जो बात बहस है वो होती रही, लेकिन 1853 से 1859 के बीच में पहला वायलेंस हो गया अयोध्या में पहला वायलेंस हो गया, दो पक्षों के बीच, हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्षों के बीच में वायलेंस हो गया। उस समय हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आते थे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे एरिया को कवर करा दिया, फेंस करा दी, बाउंड्री बना दी और कहा कि उसको बांट दिया कि जो मुस्लिम पक्ष है वो अंदर जो है अपनी वर्शिपिंग कर लेगा और जो हिंदू पक्ष है वो बाहर अपनी वर्शिपिंग का काम करेगा, पूजा पाठ करेगा। तो यहां तो मुद्दा चलता रहा। तब 1885 में पहली बार ये मुद्दा आया है कोर्ट की नजर में, पहली बार इसमें कोर्ट में लाया गया जब महंत रघुबर दास, इन्होंने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि उस समय भी ब्रिटिश राजी था, तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने केस फाइल किया, इसलिए ताकि ये कुछ स्ट्रक्चर वहां पे बना सके, जो बाहरी एरिया में मिला है कम से कम वहां कुछ स्ट्रक्चर बनाया जा सके, इसके लिए इन्होंने केस फाइल किया। अब जैसे ये केस फाइल होता है फिर थोड़ा सा मामला गर्म होता है, थोड़ी सी बातें चलती रहती हैं कई सालों तक। 1885 से 1949 तक कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं होता, छोटे मोटे काम होते रहते हैं। फिर एक मेजर डेट होती है 23 दिसंबर 1949, 23 दिसंबर 1949। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है, जो मस्जिद वाला स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर पूरी बहस थी, वहां कोई आइडल्स प्लेस कर देता है, वहां कुछ अनलोन लोग क्या करते हैं, श्री रामचंद्र की और सीता माता की यहाँ पे मूर्ति रख दी जाती है,
इस पर्टिकुलर सेंट्रल स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पे मामला और गर्मा जाता है और गुस्सा आ जाता है दोनों ही पक्षों में, क्योंकि यहाँ अंदर स्ट्रक्चर में मूर्ति रख दी जाती है। तो इसके बाद हिंदू पक्ष जो है वो बाहर के साथ साथ इस एरिया में भी पूजा करने लग जाता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि दोनों ही पक्षों में नाराजगी होती है, कहा सुनी होने लगती है। इस चक्कर में किया क्या जाता है, इस पूरे एरिया को बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है कि यहां ना ही अब मुस्लिम पक्ष पूजा करेगा, ना ही अब हिंदू पक्ष पूजा करेगा। इस पूरे एरिया को बैन कर दिया जाता है। फिर इस पे होने लगते हैं केसेस, कई सारे केसेस होते हैं उसकी ओपनिंग के लिए, उस बैन को हटाने के लिए। 1950 में गोपाल सिंह, परमहंस रामचंद्र दास, ऐसे कई लोग केस करते हैं कि इस एरिया की जो परमिशन है, यहां पूजा करने की जो परमिशन है वो हिंदुओं को दे दी जाए। इसी कंटेक्स्ट में, इसी सीन में आगे आ जाता है निर्मोही अखाड़ा। अखाड़ा क्या होते हैं, हिंदुज्म में बेसिकली 14 मेजर अखाड़े हैं, 14 तरह के अखाड़े हैं, जिसमें से एक मेजर अखाड़ा है निर्मोही अखाड़ा। तो ये क्या करता है, 1959 में ये भी केस फाइल कर देता है, कहता है भैया पूरी जमीन हमारी है और इस पूरी जमीन पे जो अधिकार है वो हमको मिल जाना चाहिए। उसके ही कुछ सालों बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड आ जाता है। उसका कहना यह होता है कि जो भी मस्जिद की जमीनें होती हैं वो वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं, इसलिए ये जमीन जो है ये सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिल जानी चाहिए। बाद में इसमें और भी कई सारे पक्ष ऐड होते हैं, जैसे सिया वक्फ बोर्ड है, ये सब भी बाद में डिस्कशन में आते हैं। अब इस पूरे मुद्दे के बाद हुआ क्या कि 1986 में कोर्ट ने, लोकल कोर्ट ने यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया, हिंदू पक्ष को परमिशन मिल गई वहां पे पूजा करने की, मतलब हिंदू पक्ष को परमिशन मिल गई कि अब आप वहां पे वर्शिप कर सकते हैं। तो ऐसे ही चलता रहा कुछ साल, 5-6 साल, छोटी मोटे दंगे, छोटी मोटी बातें होती रही। तो फाइनली 1991 में आकर के उस समय की यूपी की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट कल्याण सिंह की थी, जिन्होंने क्या किया, इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया और कहा कि किसी पक्ष को नहीं देंगे, बल्कि क्या किया कि इस पूरे एरिया को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना दिया, गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया 1991 में कल्याण सिंह की बीजेपी गवर्नमेंट ने। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे केसेस आए कि इसको रिलीज करना चाहिए, कई सारी बहस हुई। इसके साथ साथ हमारा विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो थी, ये दोनों ही क्या कर रहे थे, अपने अपने पक्षों से बातचीत कर रहे थे, अपने पक्ष को मजबूत कर रहे थे, काफी रैलियां ये सब हो रही थी, जिसका रिजल्ट एक बहुत हिंसक झड़प से निकला है, एक बहुत बड़े एक्शन से निकला है, जो वाइल्ड एक्शन हो गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया है। हजारों की संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचे और जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया है, डिमोलिश कर दिया है, तोड़ दिया है। 6 दिसंबर 1992 को ये एक इंपॉर्टेंट डेट है याद करने के लिए। उसके बाद फिर इसके बाद मुद्दा और गर्मा गया, क्योंकि एक स्ट्रक्चर टूट गया है, तो किसी को, तो जो स्ट्रक्चर तोड़ने वाले हैं और जिनका स्ट्रक्चर टूटा है, दोनों के बीच में काफी हिंसात्मक झड़प होने लगी। अब ये दिमाग में आया कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गर्मा रहा था, बहुत इसके ऊपर एक्शन हो रहे थे, कई सारे दंगे फसाद हुए थे, मैंने आपको बताया। तो 16 दिसंबर को एक लिबरहन कमीशन बनाई गई, जिसकी ये जिम्मेदारी बनाई गई, ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट, इस कमीशन का नाम, जिसकी ये जिम्मेदारी बनाई गई कि इस पूरे मामले को स्टडी करे और पता करे कि कौन से लोग जिम्मेदार थे और क्या कौन कौन लोग थे इस एक्शन के पीछे। उसके बाद ये मुद्दा फिर पहुंचता है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के पास हो गया। तो 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, 3 जजेस की बेंच बनाई जो इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे, इस इशू पे फैसला देने वाले थे। इस 3 जजेस की बेंच ने क्या किया, 2002 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया कि आप जाइए, उस जमीन को खोदिए और पता करिए कि वहां पे क्या था या क्या नहीं था। तो फाइनली कई साल की रिसर्च के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उसने दावा किया कि 1200 समथिंग यानी 13 सेंचुरी के पास वहां पे मंदिर तो था, और यह भी पक्का है कि 1528 के बाद से वहां मस्जिद थी, लेकिन बीच के 300 साल के लिए, मतलब 13 सेंचुरी और 16 सेंचुरी के बीच का जो 300 साल का पीरियड है, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं था, जिससे ये नहीं साबित होता था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना या क्या तोड़ के मस्जिद बना। लेकिन अगर हम इस चीजों को चेन में रख के देखें, तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया कि पहले वहां मंदिर था, फिर 300 साल बाद वहां मस्जिद था, तो ये इस हिसाब से डिसीजन लिया गया। तो एएसआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए माननीय हाईकोर्ट ने क्या किया, 30 सितंबर को एक फैसला दिया। 30 सितंबर 2010 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया। 3 जजेस की बेंच थी, जो 2:1 का डिसीजन था, मतलब 2 जजेस फेवर में थे, एक नहीं थे। मेजोरिटी को देखते हुए इस डिसीजन को पास कर दिया गया
और ये डिसीजन क्या था कि पूरी जमीन को तीनों पक्ष में बांट दिया गया था, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से बांटा गया था और ये जो ऐसा तरीका था जो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं हो पाया। क्यों, इसको मैप की मदद से समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है 2.77 एकर्स का, इसी के बारे में पूरी बहस थी। तो ये तो मिल गया राम जन्मभूमि न्यास को, ये दे दिया राम जन्मभूमि न्यास को। उसके साथ साथ ये राम चबूतरा, सिंहद्वार, भंडारा और सीता रोसई, ये सारा हिस्सा जो था ये मिल गया निर्मोही अखाड़े को। और ये जो बीच का बाकी हिस्सा जितना भी बचा है ये दे दिया गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। अब ये डिसीजन ऐसा था कि इससे तीनों ही पक्ष में से कोई भी खुश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बिना आप सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पे हुए आप सेंट्रल स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंच सकते, मंदिर की जमीन तक नहीं पहुंच सकते, बिना आप निर्मोही अखाड़ा की जमीन से हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि दोनों कोई भी किसी का रास्ता इंटरप्ट नहीं करेगा बल्कि एक दूसरे को रास्ता देंगे, लेकिन जनरली ये डिसीजन एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए कई सारे केस फाइल कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट, क्योंकि किसी को भी ये डिसीजन मान्य नहीं था। तो 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यहां बैन लगा दी है। उसके बाद कई साल बाद कोशिश करते रहे, यहाँ 9 मई को बैन लग गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उन्होंने किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर दिया है। उसके बाद कोशिश ये की गई है कि किसी तरह से मध्यस्थता से, बातचीत से चीजों को सही किया जाए। फाइनली एक बड़ा डिसीजन होता है जनवरी 2019 में आकर के, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी थे, जिन्होंने एक 5 जजेस की बेंच बनाई है, 5 जजेस की बेंच बनी है, जो अब इस केस को देखेगी और इस पे एक फाइनल डिसीजन देगी। तो ये 5 जजेस की बेंच मेन इसलिए है क्योंकि यही बेंच आगे जाके अपना डिसीजन भी देने वाली है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। दूसरा नाम है जस्टिस S.A. बोबड़े। तीसरा अशोक भूषण जी। चौथा नाम है DY चंद्रचूड़ और 5वां नाम है S. अब्दुल नजीर जी का। तो ये वो 5 जजेस की बेंच है जो इस पे अब आगे सुनवाई करेगी। 2019 को वो बेंच बन गई है 5 जजेस की, जो अब इस पे ध्यान देगी, इस पे काम करेगी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अंदर, उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अंदर। जनवरी 2019 में हम पढ़ चुके। अब इसके बाद एक कोर्ट पहल करता है, कोशिश करता है कि एक कमिटी बना दें जिसमें मीडिएशन कमिटी, ताकि वो लोगों से बात करे, सारे पक्षों से बात करे और बात करके कोई बातचीत से कोई इसका सॉल्यूशन निकल आए। क्योंकि कोर्ट केस में कभी भी सारी पार्टीज खुश नहीं हो सकती, इसलिए कोर्ट की कोशिश थी कि ऐसा कुछ किया जाए कि सारी पार्टीज खुश हो जाए। तो उसके लिए उसने एक मीडिएशन का रास्ता सोचा कि जहां पे क्यों ना सबसे बात करके मिलजुल के बैठ के बात हो और एक कोई कॉमन रास्ता निकल आए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। लेकिन कोर्ट की ये कोशिश मई 2019 तक आते आते फेल हो गई, क्योंकि कोई भी पक्ष मानने को किसी बात को तैयार नहीं था। तो फाइनली इसके बाद फिर जो कमिटी है उसने ये तय किया कि अब वो लगातार यानी कंटिन्यूअसली अब वो सुनवाई करेगी, हियरिंग करेगी, जब तक केस का डिसीजन नहीं आ जाता। और यही वो वजह थी कि ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट केस बन जाता है। तो 16 अक्टूबर तक लगातार 40 दिन की हियरिंग के बाद 40 डेज, यही बना देता है इसको इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट केस। 40 डेज की लगातार हियरिंग के बाद 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास डिसीजन ले लिया, उसको रिजर्व कर लिया। डिसीजन रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि जब कोर्ट तुरंत कई रीजंस को देखते हुए तुरंत डिसीजन नहीं देना चाहता तो कुछ समय का टाइम लेता है, तब तक अपने पास फैसले को रिजर्व रखता है। इसके बाद जैसे ही फैसला रिजर्व कर लिया, कोर्ट ने सारे पक्षों को ये समय दिया कि वो अपने लिए एक चीज पेश कर सके कि अगर जो डिसीजन है वो उनके फेवर में ना आए, मान लीजिए डिसीजन उनके खिलाफ आए, तो उनको इसके अलावा क्या चीज दे दी जाए कि वो खुश रहेंगे। तो वो सारा डॉक्यूमेंट सबसे मंगाया गया। 9 नवंबर 2019 बहुत हिस्टोरिकल डेट है, क्योंकि इस दिन आ गया है डिसीजन फाइनली कोर्ट का 40 डेज की लगातार हियरिंग के बाद, और उसने अपना फैसला रिजर्व किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। फिर 9 नवंबर को ये अपना डिसीजन उन्होंने रखा और अपने डिसीजन का बेस बनाया ASI रिपोर्ट को। ASI रिपोर्ट जो कि अपने रिपोर्ट में ये क्लेम करती है कि जहां पे मस्जिद बना था वो कोई वेकेंट लैंड नहीं था, क्योंकि पहले ये क्लेम किया गया था कि मस्जिद वेकेंट लैंड पे बना था। तो इस क्लेम को गलत ठहराते हुए ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि वहां मस्जिद नहीं था, वो खाली जमीन नहीं थी। जो मस्जिद बनाया गया वहां पे पहले कोई स्ट्रक्चर था जिसकी जगह पे मस्जिद बनाया गया, और
ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो स्ट्रक्चर मंदिर ही था, लेकिन ये जरूर कंफर्म हो गया कि वो जो भी स्ट्रक्चर था वो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। इसके लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ड किया है, यूज किया है, वो है श्राइन। उसने सीधा टेंपल या कोई और स्ट्रक्चर का नाम ना बताते हुए बताया वहां पे श्राइन लाइक स्ट्रक्चर था, पर वो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। और एक बात और थी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले डिसीजन के वक्त एएसआई रिपोर्ट में आई थी कि 13th सेंचुरी में वहां मंदिर था और 16th सेंचुरी में वहां मस्जिद बना। तो इन सारी बातों को जोड़ते हुए, सबूतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया। इसके साथ साथ एक और जो डिसीजन पे ध्यान दिया वो था कंटिन्यूअस क्लेम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हिंदू पक्ष का शुरू से मानना है कि ये जो मेन सेंट्रल स्ट्रक्चर है यही वो जगह है जो मेन जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है, यही वो जगह है जिसे राम जन्मभूमि हिंदू पक्ष मानता है। ये कंटिन्यूअस हिंदू क्लेम और लोकल क्लेम भी रहा है। इसको देखते हुए और कई सालों से लगातार वहां हिंदू पक्ष पूजा करता आ रहा है और कई सालों से लगातार, क्योंकि जब वहां पे हिंदू पक्ष ने पूजा करनी शुरू कर दी तो कई सालों से वहां पे कोई भी नमाज पढ़ना वगैरह इस समय बंद चल रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनोनिमस होके, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था वो 2:1 का था, मैंने आपको बताया, मतलब 2 जज फेवर में थे, एक फेवर में नहीं थे और मेजोरिटी देखते हुए डिसीजन आया था। लेकिन यहां 5 जजेस का जो डिसीजन आया वो अनोनिमस था, मतलब सारे एक फेवर में एक साथ होकर के एक वोट में सबने ये डिसीजन दिया था। और डिसीजन क्या लिया था? डिसीजन ये लिया कि निर्मोही अखाड़ा का कोई भी क्लेम नहीं बनता है उस लैंड पे। जी हाँ, लोगों ने कहा था कि निर्मोही अखाड़ा चाहता था कि इस लैंड का क्लेम उसको मिले, लेकिन निर्मोही अखाड़ा को कोई क्लेम नहीं दिया गया। वही सेम किया गया सिया वक्फ बोर्ड के बाद। सिया वक्फ बोर्ड से भी कहा गया कि आपका भी कोई क्लेम नहीं है इस लैंड पे। तो ये 2 पार्टीज हो गई केस से बाहर। अब जो 2 पार्टीज जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो था राम जन्मभूमि न्यास और दूसरा पक्ष था सुन्नी वक्फ बोर्ड। क्यों? क्योंकि यहां पे रामलला जन्मभूमि थी, ये तो मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन क्योंकि 1528 से यहां मस्जिद था और लगातार लगभग 500 साल वहां पे नमाज पढ़ी गई है, तो ये बात पक्की है कि दोनों ही पक्षों का यहां कोई ना कोई आस्था तो है, कोई ना कोई आस्था है, कोई ना कोई वर्शिप है, इसलिए दोनों ही पक्षों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो टाइटल है, टाइटल मतलब होता है लैंड की ओनरशिप। जैसे आपकी जो घर की जमीन होगी उसकी ओनरशिप आपके फादर की या मदर की भी कुछ फैमिली में होती है, वो ओनरशिप होगी। तो यहां इस लैंड की ओनरशिप किसकी दी जाए? तो लैंड की ओनरशिप दी गई है रामलला विराजमान को, मतलब ये रामलला है हमारे, या वो राम जी की मूर्ति कह लीजिए या राम जी ही कह लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भगवान को भी लीगल एंटिटी माना जा सकता है, इसलिए रामलला विराजमान को ये जमीन सौंप दी गई है। और राम जन्मभूमि न्यास को मिल गया है ये लैंड डिस्प्यूट का सॉल्यूशन और ये लैंड हो गई है राम जन्मभूमि न्यास की। अब यहां पे वो मंदिर का कंस्ट्रक्शन, रामलला के लिए मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवा सकता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी क्लेम इसलिए वैलिड था क्योंकि वहां लगभग 500 साल से नमाज पढ़ी जा रही थी, तो वहां पे उनकी आस्था थी, इसलिए इनको दी गई अयोध्या में 5 एकड़ जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि किसी प्रोमिनेंट लोकेशन पे, किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे, ऐसा नहीं कि आप उनको कहीं भी अलग दे दें, अयोध्या की किसी प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट लोकेशन पे क्या किया जाए, इनको 5 एकड़ जमीन दी जाए ताकि ये अपने लिए वहां पे मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर सकें। यहां के साथ साथ और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को यह भी आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर एक ऐसा ट्रस्ट बनाइए जो राम जन्मभूमि डेवलपमेंट के लिए काम करे। और उसको मानते हुए 2020 में आते आते ही गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बना दिया गया जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जो राम जन्मभूमि के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। और फाइनली आती है 5 अगस्त की वो डेट, 5 अगस्त की वो डेट जिसकी वजह से हम ये पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब 5 अगस्त को क्या किया गया है, इस पूरे लैंड का भूमि पूजन कर दिया गया है और राम जन्मभूमि का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये वीडियो हम लोगों ने बहुत ही संयमित होकर के समझाई, बहुत ही संयमित होकर, उम्मीद करता हूं आप लोग समझेंगे भी। बहुत इसको ध्यान से सुनना है, बहुत संयम से समझना है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा था। फिर भी मैंने कोशिश की जितना इंपार्शियल हो करके और जितना रियल फैक्ट्स आपके सामने पेश कर सकूं उतना रियल फैक्ट्स पेश करने की कोशिश की है। देखिए, एक बात हम सबको ध्यान रखनी होगी कि न मैं जीता न तू जीता, न मैं जीता न तू जीता, वर्षों बाद ये वतन जीता। हम लोग, ये देश इस टॉपिक से कई सालों बाद के स्ट्रगल के बाद बाहर आया है। अब इस पे कोई और खून खराबा नहीं होगा, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और एक बहुत अच्छी बात, बहुत अप्रिशिएबल बात ये भी थी कि जिस तरह से लोगों ने डिसीजन को एक्सेप्ट किया, हर पक्ष ने, वो बहुत अप्रिशिएटेबल था, क्योंकि लोगों को लगा था कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा,
लेकिन जितने प्यार से सब कुछ सिमट गया ये हमारे भारत की एकता का ही नतीजा है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहां खत्म करते हैं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ऐसी एजुकेशनल, मोटिवेशनल, काउंसलिंग, इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकूं और ऐसी वीडियो बनाता रहूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।